नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। क्यों भाई, ऐसे क्या पूछना है जो मेरा इंतजार हो रहा था? दीदी, कल आपने भोजन को चबाने तक की प्रक्रिया के बारे में बताया था ना, तो आज हम आपसे ये जानना चाहते थे कि भोजन को चबाने के बाद उसका क्या होता है। अच्छा, तो ये बात है। चलो बताती हूँ। बच्चों, निगलने के बाद भोजन इस ग्रास नली या ग्रसिका यानी फूड पाइप में पहुँचता है। हाँ, उसके बाद पेट में पहुँचता है ना दीदी? हाँ सवाली। ग्रसिका गले और वक्ष से होती हुई पेट तक जाती है। अंत में ग्रसिका से भोजन पेट में पहुंचता है। और तुम्हें पता है बच्चों, कभी कभी जब हमारा पेट हमारे खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, तो वो उसे वमन या उल्टी के रूप में बाहर निकाल देता है। हाँ दीदी, एक बार मुझे भी उल्टी हुई थी, तो डॉक्टर अंकल ने कहा था कि खाने के कारण ऐसा हुआ है। आज समझ आया उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। हाँ खोजी, सही समझे तुम। बच्चों, इसके बाद ग्रसिका के द्वारा भोजन आमाशय यानी पेट तक पहुंचता है, जिसे अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं। आमाशय चपटी जे आकृति की एक मोटी भित्ति युक्त थैली जैसी संरचना होती है। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये एक ओर से ग्रसिका और दूसरी ओर क्षुद्रांत्र से जुड़ा होता है। आमाशय में भोजन काफी देर तक रहता है। आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। इस पाचक रस को जठर रस भी कहते हैं। इन सब का काम क्या होता है दीदी? बच्चों, श्लेष्मल आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे विभिन्न पाचक रसों की क्रिया हो पाती है। जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। आमाशय के बाद फिर भोजन पहुंचता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसे क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? बच्चों, छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। इसमें यकृत और अग्न्याशय से रस स्रावित होते हैं। यकृत और अग्न्याशय से कहाँ होते हैं दीदी? बच्चों, यकृत यानी कि लीवर एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। इसमें निकलने वाला रस पित्त रस यानी बाइल जूस कहलाता है, जो एक थैली जिसे पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर कहते हैं में एकत्रित होता है। पित्त से निकलने वाला ये रस वसा के पाचन में सहायक होता है। चलो अब मैं तुम्हें अगली ग्रंथि अग्न्याशय के बारे में बताती हूँ। बच्चों, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियास आमाशय के ठीक नीचे स्थित हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। इससे अग्न्याशयिक रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस का स्राव होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आंशिक रूप से पचा ये भोजन क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है। समझ रहे हो ना? हाँ दीदी। बच्चों, इसके बाद क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में आंत्र रस द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और भोजन तरल अवस्था में पहुंच जाता है। क्षुद्रांत्र में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। पाचन के बाद भोजन का क्या होता है दीदी? बच्चों, पाचन के बाद भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसके लिए छोटी आंत के अंतिम भाग में
अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर यानी विली कहते हैं। इन संरचनाओं के द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। दीदी, पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण दोनों समझ गए। अब और भी कुछ रह गया क्या जो पाचन से संबंधित हो? हाँ खोजी, अवशोषण के पश्चात अवशोषित पदार्थों को रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, जहां इन्हें जटिल पदार्थों में परिवर्तित करके इनका उपयोग शरीर द्वारा वृद्धि तथा विभिन्न क्रियाओं के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन कहते हैं। इसके बाद जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता वो बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में चला जाता है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत तो न पचे भोजन का क्या करती है दीदी? बड़ी आंत न पचे भोजन में से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है और बचे हुए अपचित भोजन को मलाशय में भेज देती है। इस समय ये अपचित भोजन अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। इस अपचित भोजन का फिर क्या होता है दीदी? ये समय समय पर गुदा यानी एनस द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन यानी इजेस्चन कहते हैं। अरे, ये प्रक्रिया तो कितनी लंबी है। हमें तो लगता था कि खाना खाते ही पेट में जाता है और पच जाता है। हाँ, आज पता चला कि ये तो कितना रोचक और जटिल है। हाँ बच्चों, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन इस लंबी प्रक्रिया के 5 चरण हैं। हाँ, इन सभी चरणों को अब हम समझ गए हैं दीदी। तो अब मैं कुछ सवाल पूछूं क्या? हाँ दीदी। अब ये बताओ कि अमाशय की आंतरिक सतह क्या क्या स्रावित करती है? श्लेष्मल, जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये बताओ, अवशोषण के बाद अवशोषित भोजन का क्या होता है? दीदी, ये तो हम भूल गए। आप ही बता दीजिए ना। कोई बात नहीं खोजी, मैं बताती हूँ। अवशोषण के पश्चात अवशोषित पदार्थों को रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, जहां इन्हें जटिल पदार्थों में परिवर्तित करके इनका उपयोग शरीर द्वारा वृद्धि तथा विभिन्न क्रियाओं के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। एक आखिरी सवाल, पोषण प्रक्रिया के 5 चरण कौन कौन से हैं? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण और निष्कासन, है ना दीदी? शाबाश बच्चों, तुम सब ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ।